वो चंद्रपुर नाम का गांव था। उस गांव में रमेश अपनी दोनों बेटियां श्रीलेखा और चंद्रलेखा के साथ मिलकर रह रहा था। रमेश की पत्नी बीमारी के मारे मर जाती है। रमेश सोने की कारीगरी करके आए हुए पैसों से अपनी दोनों बेटियों का पालन पोषण रमेश ही करता। पहले पहले माँ का ना होना और बच्चों का पालन पोषण करने में रमेश को बहुत तकलीफ होती, लेकिन फिर भी रमेश ने दूसरी शादी नहीं की, भले ही कितनी भी तकलीफें आती। रमेश अपनी दोनों बेटियों को पालकर बड़ा करता है। रमेश की उम्र बूढ़ी होने के कारण जो काम वो कर रहा था वो अपनी बेटियों को भी सिखाना है, ऐसे सोचता है। दोनों बेटियों को बुलाता है। बेटा श्रीलेखा, चंद्रलेखा, बिन माँ के बच्चे हो, इसलिए तुम दोनों को लाड प्यार से रखा। समय के साथ साथ तुम दोनों बड़ी हो गई और अब मेरी उम्र हो रही है। पहले की तरह सोने की कारीगरी जैसे करता था वैसे नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हें ये कला सिखाने का सोच रहा हूँ। अरे पापा, वो काम सीखकर अब हम क्या करेंगे बताइए। हाँ पापा, हमारी शादी होने के बाद हमें तो हमारे पति देखेंगे ना। अगर ये सीखे भी तो कोई फायदा नहीं है। ऐसे मत कहो बेटा, ये कला हमारे पूर्वजों से चला आ रहा है। इसे सीखने के लिए भी नसीब अच्छी होनी चाहिए बेटा। आप सही बोल रहे हो पापा। अगर हम सीख भी ले तो क्या फायदा होगा। शादी करने के बाद बच्चे, संसार, यही जिंदगी होगी। ऐसे ही तो जीना होगा ना। हाँ बेटा, तुम सही बोल रही हो, लेकिन ये हमारी पीढ़ियों से चलती आ रही हस्तकला है। इसकी प्रविधि तुम्हें सीखना ही होगा। ये कल तुम्हें अपने बच्चों को भी सिखाना होगा बेटा। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, जरा समझ कर लो। ठीक है पापा, मुझे सिखाइए, मैं सीखूंगी। आपको सिखाना है तो दीदी को सिखाइए, मैं तो ये सब नहीं सीख सकती। रमेश अपनी विद्या और कला को, उसमें की प्रविधि को अपनी बेटी को सिखाता है। अपने पिता की कही हुई हर एक बात श्रीलेखा बहुत ध्यान से सुनती है। बहुत कम ही समय में सब कुछ सीख लेती है श्रीलेखा। अपनी छोटी बेटी चंद्रलेखा को पास बुलाकर रमेश ऐसे कहता है, ये किताब अपने पास रखो बेटा। इसमें सोने की आभूषण बनाने के लिए, सोने के आभूषण कैसे बनाते हैं, सब कुछ इस किताब में लिखा हुआ है। कल तुम्हारे बच्चों के काम में आएगा बेटा। अपने पिता के दिए हुए किताब को लेती है चंद्रलेखा, उसे लेकर कमरे में जाती है। ऐसे दिन गुजर रहे थे। श्रीलेखा अपने पिता की मदद करती, चंद्रलेखा घर के काम, रसोई के काम देखती। एक दिन काम जल्दी होने के कारण अपने पिता के दिए हुए किताब को खोलकर देखती है चंद्रलेखा। उस किताब से एक पेपर नीचे गिरता है, वो लेकर देखती है। उसमें चंद्रलेखा को क्या है समझ नहीं आता। वो अपने पिता के पास ले जाकर ऐसे पूछती है, पापा, आपके दिए हुए किताब से ये पेपर नीचे गिरा। इसमें बड़े बड़े पहाड़, पेड़ और जंगल है पापा। ये किसी नक्शे की तरह है, इसी से जुड़ा होगा। कुछ नहीं बेटा, तुम लोग इस बारे में मत सोचो। कुछ मत सोचो ऐसे कहते हो? अगर इतना जरूरी नहीं है तो आप इसे इसमें नहीं रखते ना। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये बहुत रहस्यमयी बात है, किसी को भी नहीं बताना। ये एक खजाने से संबंधित बात है बेटा। इसके द्वारा हम सोने की नदी और चांदी की नदी के पास पहुंच सकते हैं। वहां पर बहुत सारा सोना और बहुत सारी चांदी है। दादा परदादा वहीं पर से सोना और चांदी ले आते थे। उसी सोने से आभूषण तैयार करके बेचते थे, ऐसा कहते हैं। वहां पर कैसे जाना है ये हमें बस एक कहानी ही लगती थी। अभी वो सब बनी बनाई कहानियां नहीं, सच है ऐसा लग रहा है। उस बारे में तुम दोनों मत सोचो। उस दिन रात को उनके घर पे चोर आकर जमींदार ने जो आभूषण बनाने के लिए दिए थे वो ले जाते हैं। अगले दिन आभूषण बनाने के लिए सोना नजर नहीं आता। उस पर श्रीलेखा और रमेश घबरा जाते हैं। तब चंद्रलेखा को एक विचार आता है। दीदी को पास बुलाती है। अरे क्या है तुम्हारा? पहले ही सोना नहीं मिलने पर पापा बहुत घबरा रहे हैं। जमींदार को क्या जवाब देंगे ये सोचकर परेशान है वो। इतना सोना ले आने के लिए हमारे पास इतने पैसे नहीं। हाँ दीदी, सही बोल रही हो। हमारी तकलीफें मिटाने के लिए एक उपाय है। अगर तुम मदद करो तो हम मुसीबत से बाहर आ सकते हैं। उतना ही नहीं, हमारे पास पैसे भी होंगे। क्या उपाय है? जल्दी से बोलो। वो दीदी,
हमारे पास सोने की नदी और चांदी की नदी तक पहुंचने का मार्ग है। उसका उपयोग करके हम सोने की नदी के पास जाकर हमें जितना भी सोना चाहिए वो ले आएंगे दीदी। अगर ये पापा को पता चला ना तो पापा बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो जमींदार का सोना अगर नहीं लौटाया तो जमींदार जी हमारे पापा को आदमियों के द्वारा पिटवाएंगे। बोलो क्या करें? अपनी बहन की बातें सुनकर श्रीलेखा उसकी बातें मान जाती है। सोचने के अनुसार रात को रमेश के सोने के बाद दोनों बहनें मिलकर जंगल की तरफ जाते हैं। उनके पास जो मैप था उसके अनुसार सोने और चांदी के नदी के पास चलकर जा रही थी। उनके एक बरगद के पेड़ के पास आते ही उनके सामने एक परी प्रकट होती है। कौन हो तुम? यहाँ पर क्यों आई हो? श्रीलेखा उसे सारी बातें बताती है। श्रीलेखा की बात परी सुनती है। तो तुम लोग वो सोने की नदी और चांदी की नदी के प्रदेश में जाना चाहते हो? अगर वहां जाना है तो मेरे 3 प्रश्नों का जवाब देना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें मार कर खा जाऊंगी। पहला प्रश्न, हवा से भी तेज क्या है? मुझे नहीं पता, तुम बोलो दीदी। हवा से भी तेज होता है सफर कर रहा मन। दूसरा प्रश्न, ऐसी कौन सी चीज है जो पता चले बिना उग जाती है? मुझे नहीं पता, तुम ही बोलो दीदी। मूंगफली। अब तीसरा प्रश्न, कली में कली, कौन सी कली? ये भी मुझे नहीं पता दीदी, तुम बोल दो दीदी। लवंग कली। परी के सारे प्रश्नों का उत्तर श्रीलेखा दे देती है। उस पर उन्हें सोने की नदी और चांदी की नदी के पास जाने के लिए रास्ता देती है। परी के दिखाए हुए रास्ते पर वे चलकर सोने चांदी के नदी के पास पहुंच जाते हैं। सोने और चांदी की नदी को देखकर दोनों बहनें बहुत खुश होती हैं। वे जल्दी से नदी की तरफ जाकर सोने को लेने जा रही थी। तभी सोने की नदी ऐसे कहती है, कौन हो तुम? क्यों मेरे सोने को ले जा रही हो? उस पर श्रीलेखा सारी बातें बताती है। वो बात सुनकर सोने की नदी तुम्हें जितना सोना चाहिए उतना ही सोना लेना ऐसे कहती है। उस पर हाँ कहकर जमींदार ने जितना सोना दिया था उतना ही सोना लेती है श्रीलेखा। दीदी और थोड़ा ले लो दीदी, हम पहले से बहुत तकलीफ में हैं। पापा को हमारी शादी भी तो करवानी है ना, पैसे नहीं है इसलिए अब तक हमारी शादी नहीं करवाई। तुम सच बोल रही हो छोटी, लेकिन अभी के लिए हमारी समस्या जमींदार जी को सोना बना कर देना है, ऐसे श्रीलेखा कहती है। दोनों बहनें घर की तरफ निकलकर घर जाते हैं। अपने पिता को सारी बातें बताते हैं। जमींदार के लिए जो भी आभूषण बनाने थे वो सब बनाकर भेज देते हैं दोनों बाप बेटी। उसके बाद राहत की सांस लेते हैं। उतने में अंदर चंद्रलेखा जोर से चिल्लाती है। क्या हुआ है सोचकर श्रीलेखा और रमेश दोनों अंदर भागते हुए जाते हैं। सोना लाए हुए पात्र में उन्हें और सोना नजर आता है। वो देखकर श्रीलेखा चौंक जाती है। उसमें जो भी सोना है उसे बाहर निकालते हैं। फिर से वो पात्र अक्षय पात्र की तरह और सोना देती रहती है। उस सोने को बेचकर आए हुए पैसों से दोनों बेटियों की शादी करके भेज देता है रमेश।